जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो नहीं खींचने वाला है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और किस किस वे से होकर के स्पर्म जो है बाहर निकलता है, स्पर्म की लाइफ कितने दिन तक होती है और स्पर्म का शेप कितना होता है और साइज कितनी होती है, ठीक। और स्पर्म के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, तो मेल एंड फीमेल दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता था और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल से होता है, जिसको क्या कहा जाता है, गैमीट कहा जाता है। सेक्स सेल को क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। अब जो गैमीट है वो स्पर्म वो जो है मेल के पास भी होता है और फीमेल के पास भी होता है। जो फीमेल के पास होता है उसको ओवम कहा जाता है, वो फीमेल गैमीट होता है, और जो मेल के पास होता है उसको स्पर्म कहा जाता है, वो मेल गैमीट होता है, ठीक। जो फीमेल के पास गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, और जो मेल के पास स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल से होता है, मीन्स गैमीट के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता तो है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक। एक तो रिप्रोडक्शन जो होगा है इंटरनल होता है, ठीक। इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो बॉडी के बाहर हो रहा है वो एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन वो एक्सटर्नल कैसे हो जा रहा है, बॉडी के बाहर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो किसी तरीके से इंसर्शन नहीं होता है ना, स्पर्म जो है इंसर्ट करेगा बॉडी के अंदर, ये सब कुछ बाहर ही प्रोसेस हो जाता है। इसको जो है एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फ्रॉग में होता है, टोड में होता है और फिशेस में होता है। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ये क्या करते हैं, वो अपने एग को जो है, फीमेल जो है वो अपने एग को डिस्चार्ज कर देती है, फिर मेल क्या करता है, अपने स्पर्म को डिस्चार्ज करता है, फिर जो पानी में ही मीन्स वाटर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो बॉडी के अंदर जो है जब रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो बॉडी के बाहर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर ली जाए तो उसमें जो है गैमीट का फ्यूजन, मीन्स जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है उसका फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और किसी भी अदर एनिमल्स को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अदर एनिमल्स है, काऊ है या बफेलो है या कोई डॉग है या फिर अदर टाइप्स के कुछ जो एनिमल्स है जिसको आप देखते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी को, यंग वन को अपने बर्थ देता है, उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजोवा है, जो स्पर्म है, उसको सर्वप्रथम किसने बताया था, ठीक। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वान बियर, उन्होंने सबसे पहले स्पर्म का खोज किया था 1827 ईस्वी में। कब किया था, 1827 में किया था। वान बियर नामक साइंटिस्ट ने किया था, स्पर्मेटोजोवा के बारे में बताया था। और इन्होंने ये भी बताया कि जो स्पर्म का साइज होता है वो 55 to 65 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 55 to 65 माइक्रोन होता है। और जो स्पर्म का शेप होता है वो स्पून शेप होता है। ये ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, ठीक। जो मेल में ह्यूमन बीइंग में जो शेप होता है स्पर्म का वो स्पून शेप में होता है, और जो साइज होता है वो होता है 55 to 65 माइक्रोन होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब कुछ चीजें और जानते हैं कि जैसे अब हम ये पता करते हैं कि स्पर्म जो होता है कैसा दिखता है, ठीक। हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से स्पर्म को देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग देखते हैं कि जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वही जो है स्पर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिगर यहाँ पे बनाया गया है, उसमें मैंने बता दिया है कि स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्पर्म के पास बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है, ठीक। हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। जो हेड रीजन होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद एक नेक रीजन आता है, फिर टेल रीजन आता है, ठीक। तो हेड रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं, हेड रीजन में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो ये पॉइंटेड होता है वो हेड रीजन होता है। इसके पास एक्रोसोम है, यहाँ पे एक्रोसोम के पास क्या है, हाइड्रोल्यूरिनिडेज एसिड, क्या है, हाइड्रोल्यूरिनिडेज एंजाइम है, जिसका क्या काम होता है, ये एग को
गलाने के काम आता है। जब स्पर्म जो है एग के अंदर इंसर्ट करता है तो यही एक एंजाइम क्या करता है, एग के लेयर को जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तभी जो है ये इंसर्ट होता है एग के अंदर जा करके ये फ्यूज कर पाता है। ठीक, ये हाइलोरिनिडेज एंजाइम क्या करता है, हाइलोरिनिडेज एंजाइम क्या करेगा, ये एग के लेयर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा, उसको गलाने में हेल्प करेगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये एक्रोसोम के पास पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या चीजें होती हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। ठीक, डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग में बात की जाती है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनको कौन लेकर के जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो डीएनए लेकर के जाता है। क्यों, क्योंकि जो आरएनए होता है वो जल्दी रेप्लिकेट कर जाता है, लेकिन जो डीएनए होता है वो थोड़ा स्लो रेप्लिकेट करता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो आरएनए होता है। ठीक, तो जब अब स्पर्म के पास न्यूक्लियस है, उसके पास डीएनए है और आरएनए है। अब डीएनए और आरएनए के पास क्या है, एक स्टेज प्रोटीन है। डीएनए आरएनए के पास स्टेज प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लियस के पास स्टेज प्रोटीन है। अब क्या है, ये जो एक्सटर्नल लेयर है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गया हेड रीजन की बात हो गई। अब आते हैं नेक रीजन की बात। नेक रीजन है, यहाँ पे जो है नेक रीजन है। अब उसके बाद क्या आएगा, उसको हम लोग टेल रीजन को क्या कहते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फिर से, मिडिल पीस, मेन पीस और प्रिंसिपल पीस, फिर इंड पीस। जो टेल रीजन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मिडिल पीस, मेन पीस और इंड पीस। ठीक, अब मिडिल पीस के पास क्या चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में 9 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये स्पाइरल होता है। ठीक, जो ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए, 9। इसका ये कैसा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्पाइरल होता है। अब स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का खासियत क्या होता है, इसके पास होता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, किसको, स्पर्म को, कि ये मूव करे। ठीक, स्पर्म के मोटिलिटी में ये प्रोवाइड करता है एनर्जी। ऑक्सीडेटिव एंजाइम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, जो स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब है फिर मेन पीस या फिर प्रिंसिपल पीस कहते हैं, फिर ये इंड पीस है। ठीक, ये क्लास 10th के लेवल का है, और अगर हायर और लेवल में जाएंगे तो इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है ये स्पर्म का है। ठीक, अब ये एग का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। एग के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, अब जो यहाँ पे एक्रोसोम था, एक्रोसोम के पास हाइलोरिनिडेज एंजाइम था। ये क्या करेगा, मान लो ये यहाँ पे आकर के स्पर्म जो है अटैच हुआ, अब ये धीरे धीरे इसको गला देगा। ठीक, तो इसको गलाने का काम कौन करता है, एक्रोसोम के पास जो एंजाइम होता है वही जो है एग के लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जो है स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है, प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी जो होती है आफ्टर जो है, जब हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है, मेल है या फीमेल है दोनों एक तरीके से दिखाई देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, प्यूबर्टी आती है आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 12 ईयर क्या होती है, धीरे धीरे प्यूबर्टी आने लगती है। क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन वो एग का फॉर्मेशन करने लगता है, मींस एग डिस्चार्ज करने लगता है। ठीक, और जो मेल में होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक, मींस 12 ईयर के बाद क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में मेल में क्या होता है, दाढ़ी निकलने लगता है, मोछ आ जाता है, फिर धीरे धीरे हेयर निकलने लगता है, वॉइस चेंज हो जाता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, डेवलपमेंट हो जाता है, उनके बॉडी शेप में चेंजिंग आ जाता है, जो स्किन कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वॉइस जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। ये चीज़ें प्यूबर्टी में आती हैं। ठीक, ये होता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के बाद जो है कोई भी मेल या फीमेल है क्या करेगी, वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो न्यू यंग वन को वो बर्थ देने के कैपेबल है। ठीक, लेकिन अब आप और बात कर लेते हैं, क्या होता है अगर मान लो कोई प्यूबर्टी में ही क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फिर मान लो कोई फीमेल है वो जो है क्या करती है, उसका एग जो है फ्यूज हो जाता है, लेकिन जो बेबी होगा वो अनमेच्योर बेबी होगा, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादा प्यूबर्टी जो है बच्चों के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए वो अनमेच्योर बेबी जो है जन्म ले लेता है। फिर अब बात की जाए कि जो है ह्यूमन बीइंग में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं वीडियो आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो आज का जो टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, स्पर्म के बारे में मैंने बताया, एग के बारे में मैंने बताया। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।